इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म मेकर भरत बाला से। भरत बाला को आप जानते हैं उस वीडियो से जो 90 के उत्तरार्ध में दूरदर्शन पे आया करता था, AR रहमान माँ तुझे सलाम गा रहे हैं। क्या कहानी है माँ तुझे सलाम के वीडियो की? मैं उनको स्कूल से जानता हूँ। वो दिलीप थे, फिर रहमान बने। उस जमाने में वंदे मातरम क्या था? जब हम 96 या उस ग्रोइंग अप ऑल इंडिया रेडियो में आता था, पुराना सा गाना एक स्क्रैच रिकॉर्डिंग जैसा आता था, कोई एक फीलिंग नहीं था। तो मैंने कहा इसको एक बदलना है। क्या हुआ था रात में? उनके साउंड इंजीनियर ने फोन नहीं उठाया था। देन यू हैड टू लर्न कि कंसोल कैसे ऑपरेट करते हैं। उन्होंने एक अलग स्टूडियो बना दी इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, एक गाने के लिए 6 महीने बैठा पड़ा मेरे को। बात करते रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट एक कुछ बैठा नहीं। तो स्टूडियो में फ्लोर में सो रहे थे, वो जरा ऊपर सो रहा था कहीं। सडनली वो 2 बजे उठा रात में। हाँ, कैंडल लाइट किया और मेरे को उठाया, बोला कॉल द साउंड इंजीनियर, शिवा को बुला। तो मैं ढूंढ रहा था, वो है ही नहीं, कोई नहीं था घर, सब निकल गए थे। तो मैंने बोला कोई नहीं है। तो कहता बैठ, अभी ये करना है। अभी he started singing माँ तुझे सलाम। that singing, that emotion, I was alone and I was in tears. बस बह रही है इधर, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे वो ऊपर से चॉपर से शॉट है, वो इतना बड़ा झंडा है, कैसे विजुअलाइज किया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया? आप ये नहीं बता सकती ये तमिल है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये लद्दाखी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ईसाई है। Under the one flag, it's the people of India. आपके और रहमान के इस प्रोजेक्ट पे आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। There were some serious issues which we faced. जयपाल रेड्डी जी थे जो INB मिनिस्टर थे उस जमाने में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फेस करने को बोला। सर, वर्चुअल भारत प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है वो। 1000 फिल्म बना रहा हूँ। तो लोगों में ये आ गया, ही वाह 1000 फिल्म बना रहे हो। तो मैंने कहा ये हम एक एक कहानी निकालेंगे और 10 मिनट में एक चीज, एक कॉमन मैन की स्टोरी को उसको एक हीरो जैसा ला देंगे। अगर आप हल्दार नाग के उड़ीसा में एक आदिवासी कवि जी, पद्मश्री मिला था, गुलजार साहब वाला एपिसोड है वो। यस, उस एपिसोड को देखिए। क्या हुआ था? धनुष को कैसे पिटवा दिया था आपने? ये जो इमिग्रेंट वर्कर्स गए थे सूडान के ऑयल फील्ड में काम करने के लिए, बच्चे हैं बट बंदूक है उनके पास, बजूकाज हैं, वो किडनैप करके ले गए। इंटरेस्टिंग कहानी थी, तो मैंने उसको एक स्क्रिप्ट बना दिया उनसे। एंड ये खतरनाक लुकिंग मिलिशिया चाहिए था। एंड आई गॉट द सेम किड्स। जो किडनैप करना था, उन्होंने जैसे आके किडनैप करेंगे उसको, धनुष को आके एक रेलवे ट्रैक की पटरी के पहले रेलवे क्रॉसिंग में गाड़ी था, स्मैश करके उसको घसीट के ले गए, फीट के पटरी में रख दिया। इट वॉज शॉकिंग, वी वर नॉट प्लान्ड फॉर इट। हम तो सिनेमा ले रहे थे, बट उन्होंने धनुष को सच्ची में पीट दिया। Brought to you by Sensodyne K, Bajaj Freedom and Sharda University. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। बैठकी का एक और एपिसोड आपके सामने। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म मेकर भरत बाला से। भरत बाला को आप जानते हैं उस वीडियो से जो 90 के उत्तरार्ध में दूरदर्शन पे आया करता था, AR रहमान माँ तुझे सलाम गा रहे हैं। आप उनको उस काम से भी जानते होंगे जब कारगिल युद्ध के बाद देश भर के मूर्धन्य संगीतकारों ने मिलके देश का राष्ट्रगान गाया था। अगर हाल फिलहाल के रेफरेंस से भी बात करेंगे तो आप उनको जानेंगे साल 2020 के उस कैंपेन से, जब कोरोना लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू हुआ और उठेंगे हम जैसी चीज़ें हमारे सामने आए। हम भरत बाला से जानेंगे, सुनेंगे किस्से और इस पूरे तंत्र के बनने की कहानियाँ। AR रहमान रात को संगीत क्यों बनाते हैं और बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और उनका काम जिसमें उन्होंने धनुष को कुछ बच्चों से पिटवा दिया था और साथ में चीते छोड़ दिए थे। बहुत सारी कहानियाँ हैं, आइए शुरू करते हैं। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। सर, इस प्रोग्राम का नाम है बैठकी। बैठ के 2 लोग बात करते हैं, इसलिए हम लोगों ने बैठकी नाम दे दिया इसको। ठीक है। तो अच्छा, वो खड़े नहीं होके नहीं बात कर रहे। मैं भरत सर बुला सकता हूँ आपको? बाला भी बुला सकते हैं, भरत भी बुला। आपके दोस्त क्या बुलाते हैं आपको? बाला बुलाते हैं। बाला? हाँ, और नहीं भरत ही बुलाइए, बट
एक्चुअली मेरा नाम भरत बाला है। हाँ जी, हाँ, एक ही वर्ड है। ये सर को काट दीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है। भरत जी, हाँ, जो भी है। तो आपके जस्ट कीप इट सिंपल। भरत, जवानी अभी भी है मेरे में। कूल, आई विल गो विद दैट। भरत, तो टेल मी दिस कि जो आपका एक प्रोजेक्ट है, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोगों की उम्र के लोगों के लिए, या जिस एज के रेंज में हम लोग आते हैं ना, हम लोगों के आपके काम से सबसे पहला सामना जो है वो 97 में होता है। पॉपुलर कल्चर में टीवी खोला तो देखा कि AR रहमान रेत के ढेर पे खड़ा होके माँ तुझे सलाम गा रहा है, और वो कई सारे लोग, जैसे आप भित्ति चित्र समझते हैं, गुफाओं में जो तस्वीरें बनी होती हैं, और उस पूरे गाने का माँ तुझे सलाम का एक एक फ्रेम जो है वो किसी भित्ति चित्र जैसा है। जैसे 15 लोग हैं, वो खींच के एक झंडे को चढ़ा रहे हैं, और एक सिंक्रोनाइजेशन में है। 100 लोग हैं, वो सैंड ड्यून की चोटी पे चलते हुए कहीं जा रहे हैं, एक ट्यून में चले जा रहे हैं। बच्चे हैं, एक साथ हाथ उठा दे रहे हैं। वो जो पूरा म्यूजिक वीडियो था, और उसको लेकर बाद में तो कई तरह की बहस भी हुई। कहीं ने कहा कि स्वरूप बिगाड़ा, कहीं ने कहा स्वरूप नहीं बिगाड़ा। मैं सब कुछ छोड़ के कहानी वहां से शुरू करना चाह रहा हूं। उस म्यूजिक वीडियो की, AR रहमान के साथ काम करने की, और अपने पापा से जो मिली सीख थी, जो कहीं ना कहीं वहां पर आकर रिफ्लेक्शन में दिखती भी है। क्या कहानी है माँ तुझे सलाम के वीडियो की? पूरी कहानी बताइए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. ये जो कहानी जो शुरू हुई अभी तक चल रही है। अच्छा, बट मैं वो कहानी बताऊंगा जो शुरुआत कैसे हुई। एकदम आराम से सर। हाँ, तो पहला बात है कि मैं एडवर्टाइजिंग में था, टीवी कमर्शियल्स करता था। मैंने उसके पहले कॉलेज में ज़ूलॉजी पढ़ा, और हमको मेडिसिन करना था, वो नहीं किया, बट एक्सीडेंटली फिल्म मेकर बन गया। तब मैं जब एडवर्टाइजिंग शुरू किया, वहाँ पे भी बहुत बड़े शख्सियत थे बॉम्बे में। मैं एक मद्रास में से एक एड फिल्म मेकर बना था। तो जब अपॉर्चुनिटी मिला ना, एक नई सोच के साथ उतरा, ताकि हम जो भी एक एडवर्टाइजमेंट करें उसका एक मार्क होना चाहिए, एक इम्पैक्ट होना चाहिए, और एक नयापन होना चाहिए उस ज़माने में भी। ओके, सो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उसमें मैंने बदलाव लाया। उससे बहुत कुछ सीखा एडवर्टाइजिंग से। बट वो एडवर्टाइजिंग ना आपको एक लाइफस्टाइल भी दे देती है। आप यू थिंक यू आर वेरी फैशनेबल, यहाँ से वहाँ जाते हो, बट घर में पिताजी एक गांधीयन थे, खादी क्लैड, और वो पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल थे, और उनका इतना नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ था, राइट, प्योर गांधीयन वैल्यूज़। तो एक 96 में उनका और मेरा एक बड़ा डिफरेंस था कि आप और कुछ पटरी में जा रहे हो, उनकी सोच और कहीं है। उन लोगों ने देश के लिए कुछ दे फॉट फॉर द कंट्री। सो उनका एक 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 सपना था, बट सपने से पटरी और कहीं जा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि एक दिन मेरे को बिठाया और पूछा, स्पेशली तब ना यंगस्टर्स के लिए MTV आ गया था, लीवाइज आ गया था, पेप्सी आ गया था। तो एनीथिंग अबाउट इंडिया कल्चर वाज नॉट कूल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम एडवर्टाइजिंग में तो आइडिया बनाते हो, एक क्रिएटिव आइडिया, और उस क्रिएटिव आइडिया से एक प्रोडक्ट को, एक इमोशन ला के कंज्यूमर को बेच देते हो। उन्होंने कहा, व्हाई डोंट यू क्रिएट एन आइडिया फॉर इंडिया? एक नई सोच एक क्रिएटिव में लाओ, जो आप ये नौजवानों में एक नया फर्वर, एक जोश लाए, एक क्रिएटिव थॉट में। तब उन्होंने कहा, ये देख, ये जो मार्क्स हैं, जब हम जुड़ा हुआ है हमारे साथ, जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब हम वंदे मातरम गाते थे। उसका मकसद और कुछ था तब। कैन यू फाइंड अ न्यू पर्पस फॉर वंदे मातरम? बस इतनी ही। बट पैरेलली रहमान और मैं उनको स्कूल से जानता हूँ। वो दिलीप थे, फिर रहमान बने।
जब मैं एडवर्टाइजिंग शुरू किया, मैंने ऑलमोस्ट लाइक 100 ऑड कमर्शियल्स उनके साथ साउंड ट्रैक किया। अच्छा, रहमान के साथ? हाँ, बिफोर वो रोजा बनाए। ओके। या बहुत बचपन से हमारी क्रिएटिव जर्नी चालू है। ओके, लैम्ब्रेटा स्कूटर के दिनों से। अच्छा। हाँ, पिलियन राइडर था और हम उसके कीबोर्ड मेरे स्कूटर में आएगा, हम घर में बैठ के म्यूजिक बना के। रहमान पीछे बैठे हैं, आप चला रहे हो? हाँ, फिर क्या, कीबोर्ड आगे रखा है। हाँ, बस 2 ट्रैक से आज हम इतने सारे मल्टी ट्रैक सॉन्ग प्रोडक्शन में आ गए। तो बहुत ही सिंपल और एक क्रिएटिव रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप था। फर्स्ट फ्रेंडशिप था, फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप आया। तो उस समय में 96 में देखा तो वो ऑलरेडी रोजा हो गया था और बहुत पॉपुलर, रंगीला आ गया था और पॉपुलर आ गए थे। तो वो मेन स्ट्रीम फिल्मों से बहुत जुड़ गए थे। एंड तब मैं गया, यार तू गाना बना रहा है, एज यू आर एन आर्टिस्ट, गाना बना रहे एक फिल्म के लिए। आप क्या कह के बुलाते हो उनको? उसको दिलीप बुलाता था, फिर बाद में रहमान हो गया। बट हम और एक कोड वर्ड यूज़ करते हैं, मैं ये नाम नहीं बताता। ओके, ठीक है। हम उनको जो हम आपस में बोलचाल में, हाँ, बस वैसे ही चलता है। Okay. वी नेवर इवन एड्रेस अस एज विद आवर नेम्स। Okay. एक बोल है, उसी से हमारा। ओके, ठीक है। ओके, सो एंड यू नो वी हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द ट्रबल्स, स्ट्रगल्स, सब में। एंड जो भी नया सीखना है, दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, साउंड में क्या आ गया, प्रोडक्शन में, कैमराज में क्या आ गया, सब में हम दिलचस्प लेते थे। ठीक है। तो जब मैं उनको बोला कि यू नो फर्स्ट थिंग व्हेन माय फादर सेड, तो उस दिन मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग को सस्पेंड कर दिया। ओके। मैंने कहा एक नया आइडिया बनाएंगे अपने खुद के एफर्ट से, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू नीड फंड्स, राइट। मैंने सोचा जो भी है हम उतरेंगे, ठीक है। बट पहला क्या था, सब एडवर्टाइजिंग ने बहुत हेल्प किया है इसके लिए। मैंने कहा व्हाट इज द लुक एंड फील, यू हैव टू मेक इट कूल। सो फर्स्ट थिंग, मैंने एक तोटा तरनी के एक बड़े जाने माने आर्टिस्ट हैं, उनको साउथ में मैं चेन्नई में मिला और ब्रीफ किया कि यार एक बड़ा, एक यंग और एक जोशीला एक्सप्रेशन दे दे इन अ पेंटिंग विद द फ्लैग। ओके। So the next day morning he called me at 6 a.m. and showed me a 6-foot flag. इंडियन फ्लैग। Yeah, phenomenal, right? उसको कैप्चर करके वही बना फाइनली सीडी कवर का। हाँ, जो लोगो दिखता है वो वही है। हाँ, वही है। ओके। तो मैंने उसको लेके एक एम्प्टी सीडी कवर में बना के, उस सीडी का एक ज्वेल बॉक्स होता था ना, हाँ। उसमें डाल के रहमान से जाके मिला और बोला ये तेरा पहला एल्बम है। ओके। या बट उसके पहले ना, जब मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा था, तभी हमारी बातचीत में हम कुछ नया सा करेंगे। ऑलवेज एक एड फिल्म का तो काम था, बट क्रिएटिव का एक नया कुछ करने का एक बहुत दिलचस्प था। सो द फर्स्ट सॉन्ग विच फाइनली वी वर्क टुगेदर एंड ही मेड एन आइडिया फॉर मी टू एग्जीक्यूट वाज a song in Tamil called Tamara Tamara. तमरा तमरा। जो गाना बन गया तमरा तमरा रोजा का, भारत ये देश हमारा। अच्छा वो अच्छा। गाना ठीक 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 ठीक। he worked to create for me, but finally when Mani Ratnam came he said उनको दे दिया। नहीं, so he was very excited and he was also trying to do something different, you know, both musically and experience wise, you know, not regular just like doing the typical songs. He wanted to also find some new ideas. So वो timing अच्छा था, energy अच्छी थी, and he trusted me and that's it. And then but सोच क्या था कि ये नहीं कि हम एक म्यूजिक वीडियो बनाएंगे, एक एल्बम बनाएंगे। आई वांटेड टू मेक एन आइडिया कॉल्ड वंदे मातरम। एक सोच होनी चाहिए, अभी थॉट होनी चाहिए। कितने दिनों तक आप लोगों के बीच में बातचीत चलती रही? कहीं 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 आपने कहा ऐसे 6 महीने तक? एक गाने के लिए 6 महीने बैठा पड़ा मेरे को। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज
उस जमाने में वंदे मातरम क्या था? जब हम 96 या उस ग्रोइंग अप ऑल इंडिया रेडियो में आता था, एक पुराना सा गाना, एक स्क्रैच रिकॉर्डिंग जैसा आता था, कोई एक फीलिंग नहीं था। तो मैंने कहा इसको एक बदलना है यार, राइट? सो बेसिकली even though we took the idea of creating an idea for India, हमने कहा इसको एक रोमांटिक रखना है। इट शुड बी लाइक अ लव सॉन्ग, बिकॉज इसको पेट्रियाटिक नहीं करते, जिंगोइस्टिक नहीं करते। इट्स अ लव सॉन्ग फॉर योर कंट्री, फॉर योर मदर। तो वो एक लव सॉन्ग जैसे ट्रीट करके हमने किया है, एंड दैट्स वाई प्रोबेबली इट्स मच डीपर एंड स्टेज लाइक दैट इवन टुडे। क्या हुआ था रात में? उनके साउंड इंजीनियर ने फ़ोन नहीं उठाया था। देन यू हैड टू लर्न कि कंसोल कैसे ऑपरेट करते हैं। क्या हुआ था उस रात को? नहीं, हम उन्होंने एक अलग स्टूडियो बना दी इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। एक सेकंड फ्लोर में, और बाकी सब उनका फीचर फिल्म का काम चलता था, तो वो उधर आके बैठ जाएंगे मेरे साथ। तो जब क्या हुआ, बात करते रहे, ट्राई कर रहे हैं, बट एक कुछ बैठा नहीं। 6 महीना निकल गया और समय भी जा रहा था, और हम भी इसी में बैठे थे, पूरा बहुत टाइम डिवोट किया था। बट कुछ आइडियाज़ बनाए थे, बट स्टिल वो पटरी में नहीं बैठा। ओके, देन उसके घर में तो हम ऐसे ही नीचे सो जाते हैं, तो स्टूडियो में फ्लोर में सो रहे थे, वो ज़रा ऊपर सो रहा था कहीं। सडनली वो 2 बजे उठा रात में। हाँ, एंड ही whenever he does something he makes everything spiritual. तो उन्होंने एक आई थिंक दिस कैंडल कम्स फ्रॉम अजमेर दरगाह से, तो एक कैंडल लाइट किया और मेरे को उठाया, बोला कॉल द साउंड इंजीनियर, शिवा को बुला। तो मैं ढूंढ रहा था, वो है ही नहीं, कोई नहीं था, अगर सब निकल गए थे। तो मैंने बोला कोई नहीं है। तो कहता बैठ, अभी ये करना है अभी। सो 15 मिनट में आई नो दैट स्टफ, बट आई एम नॉट, आई वोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिकॉर्डिंग, नो। बट उस समय में सब कुछ इट स्टार्टेड मूविंग, एंड इट वॉज क्वाइट, नोबडी वॉज देयर। वो रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर चले गए, एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग हिम, एंड he started singing, "Ma tujhe salam." That singing, that emotion. I was alone and I was in tears. बस बह रही है इधर, मेरे को नहीं पता क्या हुआ. And he just finished singing. That is the very recording आज तक उस गाने में है. So जो वो वही रिकॉर्डिंग है? वही रिकॉर्डिंग है, उनकी वॉइस की वही रिकॉर्डिंग है, जो यूजुअली एक बारी स्क्रैच जैसा करते हैं, फिर बाद में रिफाइन होता है. बट मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग इज एग्जैक्टली दैट रिकॉर्डिंग ऑफ दैट नाइट. वो एक फीलिंग आ गई थी, वो एक इमोशन आ गए थे, और एक जोश आ गया था. इट वॉज अनस्टॉपेबल, एंड दैट्स इट. सर एक बार ये ना सरेंडर करेंगे ना टू योर क्रिएटिविटी, मैजिक आ जाता है. एंड एक चीज़ था, वेरी क्लियर था, कि जो भी बनाएंगे ना, अगर 10, 15, 20, 25 साल के बाद भी ना, उस ज़माने के लोगों के लिए इट शुड साउंड कंटेम्प्रेरी. सी वी ग्रोइंग अप इन द एजेस ऑफ माइकल जैक्सन, राइट? आज भी उनका साउंड ट्रैक कुछ भी सुनेंगे, इट्स कूल इवन टुडे, राइट? सो AR had that feel that we need to, and that was the kind of magic, and it's still with फिर वो म्यूजिक वीडियो, जो वीडियो था, मतलब ऑब्वियसली आपके लिए म्यूजिक वीडियो नहीं था, हाँ. लेकिन फिर वो उसका जो ग्रैंडियोर है ना, हम लोग देखते हैं, अरे वो ऊपर से चॉपर से शॉट है, वो इतना बड़ा झंडा है, पूरा गांव उसके चारों ओर इकट्ठा है. कैसे विजुअलाइज किया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, प्लीज बताइए इसके बारे में. इट वॉज जस्ट लाइक, ये नहीं कि हमने कुछ स्टोरी बोर्ड किया, कुछ प्लान किया, राइट? मेरे को एक चीज़ क्लियर था कि आई विल फिल्म विथ रियल पीपल, आई विल हैव फ्लैग्स, एंड आई विल ब्रिंग द पीपल ऑफ एवरी विलेज लैंडस्केप,
एंड आई विल फिल्म देम आर्टिस्टिकली। तो ये तो क्लियर था, हमने आइडेंटिफाई कर दिया था लोकेशन। एक भी लोकेशन मैंने रेकी नहीं किया। ओके। कुछ भी it was filmed from July 18th till I think by August 6th the video, no, July 8th से 20th तक या 25th तक शूट किया था 1997 में। हाँ, Exactly in another 10 days I got the video out। जब आज़ादी को 50 साल हुए थे हमारी। हाँ, तो हमने कहा उस समय उतारना है, तो ये लाइक वी जस्ट वेंट इन वन गो अक्रॉस इंडिया एंड फिल्म। दो ही चीज़ थी, जहाँ भी जाएंगे एक बड़ा झंडा रखेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे एंड विल फ्रेम इट। बट कुछ नई नई चीज़ें लाए थे तब की। वन इज आई वांटेड टू गेट अ न्यू आई, कोई ना देखे कि यार ये गंदा है, उसको एक हाँ, पोएट्री जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। जो लोग हैं वैसे ही हैं, कोई मेकअप वेकअप, कोई कोरियोग्राफी, कुछ नहीं था, बट एपिक होना चाहिए। एंड देन इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उस वीडियो को देखेंगे वापस कितना बार भी शटल करके देखिए, आप ये नहीं बता सकती ये तमिल है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये लद्दाखी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ईसाई है। नथिंग, अंडर द वन फ्लैग इट्स द पीपल ऑफ इंडिया। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हैं, जवान हैं, बट इट्स दैट स्टोरी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। एंड लास्ट में मैंने सोचा था कि यार इतना बड़ा झंडा बनाएंगे, तो 60 फीट बाय 40 फीट, उसके लिए कंक्रीट पाइल करके हमको जैसलमेर में डालना पड़ा, बिकॉज हवा इतनी जोर की आती है। बट और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उस ज़माने में ड्रोन नहीं थे ना, हाँ ऑब्वियसली, तो हमें फिल्म कैमरा था, डिजिटल भी नहीं था, फिल्म कैमरा, आपको हेलीकॉप्टर में ही जाना है। हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ओके। सो बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक नो फॉर एन आंसर, ऑब्वियसली। तो मैं जब वहाँ पे जैसलमेर में था, आई वेंट टू दी जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन, ये झंडा खड़ा कर दिया, फिर बोला वहाँ के whoever was the head, I said just make one effort sir, take a look at what one can see from there. You mean to say you will not give your helicopter to picturize the flag of India? The officer in charge that day, whoever is there, took the helicopter, saw it and said, described over radio to the guy at the head at the bottom from whatever the base, कि ये इतना बड़ा दृश्य है और भारत दिखता है, like that something. And that's it, he gave us the permission. He said जाओ, ले जाओ, शूट करो। The only thing is, he said no foreigners will be allowed, because मेरा cinematographer ब्रिटिश था। मैंने कहा don't worry, मैं खुद गया and we filmed it. And ऐसा है ना, जो भी ऑब्स्टिकल आया, सब ऑब्स्टिकल निकल जाते थे। Nothing, there was no impossible, everything was possible. तो उसी लिए some ideas are become part of the nation, बन जाता है। फिर से साल 2000 में कारगिल वॉर के बाद वो जन गण मन वाला जो प्रोजेक्ट था आपका, उसके 2-3 वर्जन हम देखते हैं, मतलब यूट्यूब पे जो हमको मिलता है। एक था म्यूजिशियंस के साथ, एक है गायकों के साथ, और एक है आर्मी के जवानों के साथ। अलग अलग तरीके से विजुलाइज किया गया। मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल ये भी है, इस प्रोजेक्ट पे आपके और रहमान के इस प्रोजेक्ट पे को आलोचना का भी सामना करना पड़ा था, क्रिटिक भी बड़े कुछ वैसे क्रिटिक थे जो किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी को बर्बाद करने के इल्ज़ाम लगा रहे थे, या उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने के इल्ज़ाम लगा रहे थे। कैसा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था? रिसेप्शन जो था वो तो हम देख रहे हैं, आज भी यूट्यूब पर सर्च करके लोग देख रहे हैं उसको लगातार। क्रिटिसिज्म की बात करिए। वंदे मातरम में ना सर, सभी के 2 साइड होते हैं, राइट? सो क्रिटिक्स का काम है, बट देयर वेर सम व्हाट यू से सीरियस इश्यूज व्हिच वी फेस्ड। जैसे उस समय 50 साल के
आज़ादी को 50 साल। हाँ, उसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए मीडिया में कंटेंट बनाने के लिए एलोकेट किया था। तो मैंने जाके आईएनबी मिनिस्टर और सबकी कमेटी को प्रेजेंट किया अपना वंदे मातरम के आइडिया को, बट उन्होंने कहा कि आपके पास वो काबिल नहीं है आपको करने की, यू डोंट हैव द रेपुटेशन एंड आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो कर पाओगे। तो मेरे को फंडिंग नहीं मिला उनसे, तो फिर मैं अपने आप ही कर रहा, मैं उनके लिए नहीं कर रहा था, मैं खुद के लिए कर रहा था। तो फिर जब ये इतनी एक सुनामी जैसे आने लगी, हमने सिर्फ ये गाना नहीं सिर्फ नहीं बनाया, हमने 201 मिनट फिल्म के शॉर्ट फिल्म्स बनाए विभिन्न अपने आर्ट कल्चर लोगों के बारे में पूरा देश से। तो वो भी आने लग गए टेलीविज़न चैनल्स में। सो दूरदर्शन के जो हेड थे, उस समय दूरदर्शन बड़ा था, बहुत रीजनल चैनल्स थे, और बहुत सारे घरों में चलता था दूरदर्शन उस समय। तो हाँ एंड मैंने मेरे को ना एडवर्टाइजिंग से आ रहा हूँ, मेरे को मीडिया को इंटरेस्टिंगली यूज़ करना है। अगर कोका कोला आएगा तो वो कैसे मीडिया को यूज़ करेगा, मैं अपने वंदे मातरम को उससे डबल यूज़ करूँगा। सो वी मेड अ मीडिया प्लान फॉर 100 days, एवरी 10 minutes। अब कोई भी चैनल देखो, चाहे वो स्टार चैनल हो, जी हो, ATN हो, या दूरदर्शन के राजस्थान हो, या नेशनल नेटवर्क हो, एवरी 10 मिनट आपको एक वंदे मातरम फिल्म देखेगा। इट वॉज लाइक कारपेट बॉम्ब्ड, बट उसी में से लोगों को, एंड इफ द कंटेंट इज गुड, एक तो है, तो कंटेंट वाज सो रिच एंड गुड। तो क्या हुआ, हमने हमारे को, I went to a lot of Indian companies to seek sponsorship, support. I went to Tata and Sons, Reliance, Bajaj. But everybody said, keep up the good work. काम आपका बहुत अच्छा है, पैसे नहीं दे पाएंगे। हाँ, बट वो पूछ रहे थे कि इसमें मेरे लिए क्या है। अच्छा, हमको कैसे प्लेस करोगे आप? ओके। हाँ, और इससे मुझको क्या फ़ायदा है? अरे यार, देश है यार, 50th ईयर है, ठीक है। उस समय वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विथ अ मल्टीनेशनल CEO, और उनको मैंने ये बताया, उन्होंने कहा दिखाओ, एंड उन्होंने देखा और कहा आपको कितना चाहिए। आप कोलगेट की बात कर रहे हैं? हाँ जी। मैं उनको मल्टीनेशनल से ला रहा था। तो सो Colgate मैनेजिंग डायरेक्टर saw this and said, I will support you. What do you want? मैंने ऐसे ही बोला 5 करोड़ दे दो। तो मैंने कहा दे दिया, वापस कुछ नहीं मांगा। फिर हमने, दूरदर्शन ने हमको बोला कि हम इसको एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जैसा करेंगे और आपको फ्री कमर्शियल टाइम देंगे, और आप आपके स्पॉन्सर का टैग डाल सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो। तो ये आने लग गया, कॉलगेट कीप्स इंडिया स्माइलिंग कह के आने लग गया। फिर जयपाल रेड्डी जी थे जो INB मिनिस्टर थे उस ज़माने में, जिन्हें मैं पहले जाके मिल चुका हूँ, और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने खुद फ़ोन किया और बोला कि आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, दैट हाउ कैन अ मल्टीनेशनल सपोर्ट वंदे मातरम। तो मैंने कहा मेरे पास तो ये इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है, हम कॉलगेट से बाहर नहीं आएंगे इसके साथ। फिर खैर छोड़िए, उसके बाद आगे क्या हो गया, सीधा उन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फेस करने को बोला। ओके। तो मैं पार्लियामेंट आया, और मैं एक बड़ा सा यंग कूल डूड था, जीन्स टी शर्ट पहन के आया, और एक बड़ा 34 इंच TV लेके आया, और अपना यूमैटिक रिकॉर्डर सब लेके आया, और उनको बोला कांशी राम, सुरजीत सिंह बरनाला, प्रमोद महाजन, सोमनाथ चटर्जी जी, सुषमा स्वराज सब थे, और 20-22 लोग थे। तो आई सेड आई एम डूइंग दिस एज अ ट्रिब्यूट टू माई फादर, गिव मी 20 minutes, आई शो यू समथिंग। तो मैंने उनको जो शॉर्ट फिल्म्स बनाए थे वो सब मैंने कंपाइल करके रखा था,
उसमें देख रहे हैं कि लोग वंदे मातरम बोल रहे हैं हर गांव, हर शहर। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, उस समय बन रहा था, जिसमें मैंने वर्ल्ड लीडर्स को लिया था, नेल्सन मंडेला, गोर्बाचेव, अराफत, वो लोग सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, पूरी देश दुनिया वंदे मातरम बोल रही थी। तो वो देख के वो बहुत ही, एंड देन वो आई शोड अ लिटिल बिट ऑफ क्लिप्स ऑफ माँ तुझे सलाम ऑल्सो। वो आने के पहले ही कुछ 10 मिनट 12 मिनट आते ही सुषमा जी खड़ा हो गए, बोला रोकिए इसको। उन्होंने सभी एमपीज को पूछा, आप लोग सुबह उठ के क्या इस्तेमाल करते हो, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हो, कोलगेट ही तो यूज़ करते हो ना, प्रॉब्लम क्या है आपका? शी सेड गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड एंड यू गो अहेड। तो ये पूरा पलट गया यू नो, पता नहीं जेपीसी सब बोल के एक ही इस स्ट्रोक में निकल गया। बट उस दिन से सुषमा जी मेरे बहुत करीब हो गए, एंड टिल शी पास्ड अवे शी वाज अ वेल विशर एंड शी विल ऑलवेज आस्क क्या कर रहे हो, कैसा है, यू नो। अच्छा। सो दिक्कतें तो होती रहती है। अभी जनगण मन आया, ठीक है, जिसकी बात कर रहे थे तो भी हम। फिर हमने कहा कि उस ज़माने में देखा तो 2000 में जब इफ़ यू गो टू बाय अ म्यूज़िक कैसेट और अ सीडी ऑफ जनगण मन, कोई अच्छा रिकॉर्डिंग ही नहीं था। अपना देश में इज़ रिच विथ सो मच ऑफ म्यूज़िक, चाहे वो ग्रेट म्यूजिशियंस हो, क्लासिकल हो, हिंदुस्तानी हो, फोक हो, इतना संगीत है, बट हमारे पास ग्रेट प्रोडक्शन नहीं है। तो मैंने कहा लेट्स क्रिएट एन एल्बम एंड रिकॉर्ड ऑल द ग्रेटेस्ट माइस्ट्रोज एंड टैलेंट्स ऑफ दिस कंट्री सिंगिंग द नेशनल एंथम। चलिए, उसमें तब एक रूल था कि 52 सेकंड्स में इसको गाना पड़ेगा। जी, वो आपका, और वो 1.5 मिनट से ज़्यादा का है वो। हाँ, अभी भीमसेन जोशी को जाके आप बोलेंगे कि आप 52 सेकंड्स में गाओ, कैसे होएगा? आप उनकी जो संगीत है, उनकी जो भावना है, उनकी जो इमोशन है, वही तो चाहते हैं उस नेशनल एंथम में। तो हमने डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स की थी, लता जी, हरि प्रसाद चौरासिया, बालामुरली कृष्ण, हाँ, हरिहरन, एसपी बालासुब्रमण्यम, जगजीत सिंह, हाँ, जगजीत सिंह, भूपेन हजारिका, पंडित जसराज, गुरदास माना, पूरे देश के सबको ले लिया था। तो फाइनली यू वोंट बिलीव, इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट टू सेलिब्रेट द 50th ईयर ऑफ इंडियाज रिपब्लिक, the President of India in a joint parliamentary session released this as an album. And फिर अडवाणी जी ने इसको ऑफिशियल एंथम भी डिक्लेयर कर दिया होम मिनिस्ट्री में। ओके। एंड उसके बाद क्या इंटरेस्टिंग चीज़ लगा कि जब प्रेसिडेंट कलाम बन गए थे, कलाम जी प्रेसिडेंट बन गए थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। उनको ये पूरा हर एंथम बहुत अच्छा लगता है। उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो कहीं भी जाएंगे तो एक नेशनल एंथम प्ले करना पड़ेगा। वो इसमें से कोई एक रेंडिशन प्ले करते थे, बिकॉज देयर वर डिफरेंट आर्टिस्ट। कितने रेंडिशंस कुल बने थे सर उस समय? हमने कुछ 52 रेंडिशंस किए थे, एंड इंक्लूडिंग द ओरिजिनल वॉइस ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का। जी, वो भी है। सो ये एक ट्रेजर फॉर इंडिया है, कलेक्शन है, देश का है। बट ये सब कर सकते हैं। सी, क्रिएटिविटी को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे? तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ आइडियाज़ को ना, इफ़ यू ब्रिंग द बेस्ट टैलेंट, तो उसमें वो रहेगा। आज देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट सब दे हैव ऑल गॉन, बट वो ट्रेजर तो है देश के साथ। अग्री। इन सब प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद, इन सारे प्रोजेक्ट्स में रहमान भी शामिल तो है ही हैं। प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद रहमान क्या कहते थे? व्हाट ही वुड से टू यू? Vande Mataram and this and so Rahman really respects and really supports my ideas. चाहे वो वंदे मातरम हो, जनगण मन हो, या अभी वर्चुअल भारत कर रहे हैं जी, ठीक है, वो सोचते हैं कि तू जब बैठेगा ना तो कुछ नया तरीके से करेगा, कुछ उसमें इतना क्रिएटिव वैल्यू एडिशन करेगा। सी, इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट अ बिजनेस और अ ट्रांजैक्शन। एवरीथिंग पैसे तो लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, बिकॉज हम ये जो काम करते हैं इसमें हम, अच्छा ये पब्लिक सर्विस
कैंपेन है या ये डॉक्यूमेंट्री है, वी डोंट पुट दैट एटीट्यूड, वी गेट द बेस्ट टैलेंट टू मेक दीज थिंग्स. सो Rahman is very supportive and he is there with whatever I come up with some ideas, is always ready to join and engage. Ajay, few months back I interviewed Hariharan ji हाँ. and also Krishnamurti ji. They both said कि working with Rahman is tough because he works at very odd hours. और जब हमारा सोने का समय होता है तब वो इंसान जागता है और तब वो काम करने को कहता है. तो हमारा यहाँ उसके साथ किसी प्रोजेक्ट को करने पे हमारा ही क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है. ऐसा है क्या? वो तो है पहले से. हाँ. बिकॉज उसका ही क्या है कि देयर इज अ सर्टेन मैजिक व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ साइलेंस अराउंड. एंड सो अभी जरा सुधर गया है. हाँ, जरा डे में भी काम करता है. बट ही वॉज टोटली अ नाइट बर्ड. एंड देन जब वो काम करता है ना, सभी को टायर करवा देगा. एंड यू नो ही इज़ अ रेस्टलेस सोल टिल ही अचीव्स जो करना है उसको, तो पाने तक वो छोड़ेगा नहीं. यू नो सर, वर्चुअल भारत प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है वो. 1000 फिल्में बनाने का आपका टारगेट है. वो ज़्यादा भी हो सकता है. और एक भी फिल्म की लंबाई 10 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए. आपके मतलब अगर आप दर्शक चाहें तो YouTube चैनल है वर्चुअल भारत नाम से ही, आप जाके वो सारी फिल्में YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं. कोई अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा. और भारत के और भी सारे काम और इनका खुद से जो संवाद है, टॉक विद आइडियाज़, सही कह रहा हूँ? कॉन्वर्जेशन विद माई आइडियाज़, उसके भी आपको एपिसोड्स देखने को मिलेंगे. थोड़ा बताइए इस बारे में. ये नहीं कि सर हम चाहे एडवर्टाइजिंग हो या जो भी वंदे मातरम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हो या मेरे कमर्शियल फिल्म हो, बहुत ट्रैवल किया है. बट ट्रैवल करते करते आपको इतने सारे कहानी जुड़ जाते हैं आपके साथ. अब क्या करें उसके साथ? फिल्म मेकर हैं तो फिल्म ही करना पड़ेगा. अभी ये 10 साल पहले ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया और इंटरनेट आ गया और ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ऑफ कंटेंट, मैंने कहा ये समय अच्छा है कि अभी हम एक यूनिक आइडिया लाएं ताकि हम जो क्रिएट करेंगे वो डायरेक्ट ऑडियंस को जाएगा. नहीं तो अभी क्या होना था, पहले मेरे को एक टेलीविज़न चैनल को जाके कन्विंस करना था. वो डिसाइड करेंगे आप क्या करेंगे, आप नहीं क्या करेंगे. हमें जो करना है हम करेंगे. अभी अपना खुद का चैनल है. इसी ये डेमोक्रेटिक अप्रोच मिल गया था. तो मैंने कहा ये समय अच्छा है, एक शुरुआत करते हैं कि एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, नॉट ओनली many people I think in this country that you will agree कि हर चीज़ में बोलते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो या स्कूल में जाओ टीचर्स हो, ओ इंडिया इज़ रिच विथ कल्चर, रिच विथ हेरिटेज. वो सिर्फ एक रिच विथ कल्चर, रिच विथ हेरिटेज, दे वर जस्ट वर्ड्स फॉर मी. हाउ डू आई फील इट? चलो कुछ अमर चित्रकथा से कुछ पता चल गया, बट स्टिल देयर वाज अ माइथोलॉजी. बट मैं ये जो कल्चर जो है उसको कैसे एक्सपीरियंस करूं, कैसे एंगेज करूं, कुछ नहीं जानता था. तो मैंने कहा ये हम एक एक कहानी निकालेंगे और 10 मिनट में एक चीज, वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी अच्छी तरह कहेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे विथ बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग, म्यूजिक एंड एक कॉमन मैन की स्टोरी को उसको एक हीरो जैसा ला देंगे. अगर आप हल्दार नाग के उड़ीसा में एक आदिवासी कवि जी पद्मश्री मिला था, गुलजार साहब वाला एपिसोड है वो. यस, उस एपिसोड को देखिए, पिक्चराइजेशन में देखिए कि जो देखता है अभी क्या है, अपने माइंडसेट में कमर्शियल सिनेमा ने इतना अभी बात करते वक्त बोल सकता हूँ बिगाड़ दिया है कि एक फिनेस चाहिए. आप एक डॉक्यूमेंट्री करेंगे, ये तो डॉक्यूमेंट्री है, उनको इंटरेस्ट नहीं है. तो मेरे को क्या है कि ये जो हम वर्चुअल भारत में जो कहानी है, जो
वो सच रियल लोगों से कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू पिक्चराइज देम सो वेल दैट व्हेन यू वॉच इट आपको नहीं लगता कि यार ये कुछ कवरेज जैसा किया है या डॉक्यूमेंट्री लग रहा है. हमने ये डॉक्यूमेंट्री को एक डेरोगेटरी वर्क बना दिया है जी. आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू रेज द बार. हर फिल्म देखो, मेरे को फिक्शन या नॉन फिक्शन की कोई आई डोंट सी द सेपरेशन. अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है. अगर वो आपको एंगेज करती है तो आपको एक कहानी पहुंचाती है. तो वो मतलब से मैंने हर एक फिल्म को उस तरीके से देखा है. तो अभी हमने पहले सोचा था अभी कैसे जाके बोलूँ किसी को कि क्या कर रहे हो. तो मैंने कहा 1000 फिल्म बना रहा हूँ. तो लोगों में ये आ गया, ही वाह 1000 फिल्म बना रहे हो. सी यू अंडरस्टैंड, ये एक व्हाट यू से यूएसपी है. हाँ. बट जब हम उतरे और इतने सारे 30 साल के रिसर्च है हमारे पास कि सडनली आई फाउंड दैट वी विल गो बियॉन्ड 1000 फिल्म्स. एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं खुद नहीं कर रहा, आई एम ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ यंग फिल्म मेकर्स जो कटिंग एज टैलेंट है, बट वो लोग सब आजकल या वेब सीरीज़ या सिनेमा में जाके काम करने को उनकी प्रयास है. मैं कहता हूँ पहले आइए, एक 10 मिनट का अच्छा फिल्म बनाइए, आपका शोरील भी बन जाएगा. एंड आई वांट टू एनकरेज दिस फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग. इसमें बेस्ट टैलेंट आना चाहिए. अगर आप उस ज़माने में रघु राय थे जी. आप एक फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको पता है कि ये रघु राय का है. हाँ. ठीक है. तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग यंग टैलेंट्स, गिव देम द टूल्स. कैमरा आजकल सब कन्वीनियंट हो गया है, टेक्नोलॉजी ने भी सपोर्ट किया है. कैमरा छोटे हो गए, हम लेके जाएंगे लोकेशंस को, जहाँ कहानी है वहाँ जाओ, स्टूडियो में बैठ के नहीं होएगा. तो वी गो टू द स्टोरीज वेयर दे आर. चाहे वो उत्तराखंड में मुंशियारी हो या अपना अलापुजा वाली मूवी आपकी जो तालम. हाँ तालम, क्या सिनेमाटोग्राफी उसकी कमाल. एलएपी हो या अभी हमने राण ऑफ कच्छ में एक फिल्म बनाई है वाई कह के. सिर्फ 4 सिंगर्स हैं अभी बचे हुए हैं, उनकी कहानी सूफी सिंगिंग की बनाई है. नागालैंड में फसल काटने के बारे में एक फिल्म बनाई है. बैनी साहिब कह के एक टाउन है लुधियाने के पास जहाँ हर बच्चा संगीत सीखता है. उसमें एक ब्यूटीफुल फिल्म बनाई है. ये शबद आग दी खुशबू कह हाँ के. जी, हाँ जी, हाँ जी. जिसमें श्रेया घोषाल ने भी गाया है, एक शबद को गाया. तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आते रहते हैं. अभी ये एक फिल्म बनाई है जेजूरी में, महाराष्ट्र में. वो पूरे एक सुनामी ऑफ हल्दी होता है लोगों के साथ, एक त्योहार, वो उसको पिक्चराइज करवाया है. यंग टैलेंट का आपके साथ जुड़ना कितना आसान है. मतलब मैं तो ये कहानी यहाँ जानता हूँ, सुनता हूँ कि यंग टैलेंट FTII से या किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से निकलता है तो उसको एक होता है कि अपना काम शुरू करना है, एक अपना प्रोडक्शन शुरू करना है, लेकिन सेकंड AD, फर्स्ट AD तमाम चीज़ों में उलझा है, फिर बहुत एक लंबे चक्कर में उलझ जाता है. हाँ, ये भी कह सकते हैं वो उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है, लेकिन वो नहीं कर पाता जो वो चाह रहा है. तो एक यंग टैलेंट को भरत बाला से जुड़ने के लिए जुड़ना कितना आसान है. टैलेंट है तो बहुत आसान है, बिकॉज आई एम ऑल्सो हंग्री टू वर्क विद यंग टैलेंट्स. अभी आप हमारे वर्चुअल भारत टीम में आके देखेंगे, आई वुड से अबाउट 85% ऑफ पीपल आर बिलो 30. एंड उनके साथ आई डोंट टॉक लाइक एन एक्सपीरियंस गाय. मैं भी उनके साथ जुड़ जाता हूँ एंड अपनी जवानी खोल देता हूँ उनके साथ. तो बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ काम करता हूँ. ये नहीं कि आप एक अकम्प्लिश्ड हो, सिनेमाटोग्राफर ने आपने कुछ अच्छा काम किया हो. एक टैलेंट दिख जाता है जल्दी में ही, और हम बहुत फ्रेश टैलेंट के साथ काम करते हैं. बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर्स अभी फ्रेश काम कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई में हो या असम में हो या त्रिवेंद्रम. तालम देखेंगे तो एक त्रिवेंद्रम. आप एक फिल्म देखिए रामनमी कह के, रामनमी जो छत्तीसगढ़ में बनाई है. हाँ, ठीक. हाँ, तो उसमें उस गाने में मैंने
कैलाश खेर जी ने गाया है, हाँ। बट म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ट्रिवेंड्रम, और उसने उसको म्यूजिक कंपोज करने के लिए उसने रामचरितमानस पढ़ा ताकि उसके साथ वो कुछ अच्छी तरह कॉम्पोजिशन कर पाए. एंड यू विल फाइंड दैट म्यूजिक इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड एंगेजिंग, यू नो. ज़रूर सर, आपकी जर्नी बहुत फैली हुई है, बहुत फैली हुई है. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हरिओम पे बात करूं जिसको इतने सारे प्रोजेक्ट अवार्ड्स मिले, वर्चुअल भारत पे मिलूं जो एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो भी 3-4 साल 5 साल तक चलता रहेगा, या आपके घूमने के एक्सपीरियंसेस पे बात करूं कि आप कितना घूमे हुए हैं, या उस पे बात करूं कि आपकी मूवी की शूट के दौरान धनुष को बच्चों ने सच में मारपीट दिया था. क्या हुआ था? धनुष को कैसे पिटवा दिया था आपने? अब आपने नहीं किया था ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, ये फिल्म एक मरियान कह के तमिल फिल्म है जिसमें धनुष पार्वती लीड रोल कर रहे थे, और ये फिल्म सेट है सूडान में. और ये मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा था कि यहाँ से ये जो इमिग्रेंट वर्कर्स गए थे सूडान के ऑयल फील्ड में काम करने के लिए, कुछ 10-12 लोग गए थे, काम कर रहे थे. उनमें से कुछ 4 लोगों को एक सूडान के मिलिशिया ने, बच्चे हैं बट बंदूक है उनके पास, वड़ी से बजूकाज हैं, वो किडनैप करके ले गए. वो रियल स्टोरी था. उसमें से वो कैसे बच के आए, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी. तो मैंने उसको एक स्क्रिप्ट बना दिया, उनसे रियल पीपल से मिला और उनसे उनका स्टोरी को निकाला और एक स्क्रिप्ट लिखा, और हमने ये फिल्म सूडान नहीं जा पाए, हम नमीबिया गए. तो बट ये मिलिशिया तो चाहिए था, एंड ये खतरनाक लुकिंग मिलिशिया चाहिए था, एंड उनमें they need to be young kids because that's what happened. तो लाइबेरिया में वहाँ पे यंग मिलिशिया थे, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था. उसके बाद वो जो रियल बच्चे थे उनको एक फ्रेंच फिल्म मेकर ने लिया था. ओके. सो आई कॉन्टैक्टेड दैट फ्रेंच फिल्म मेकर एंड आई गॉट द सेम किड्स टू नमीबिया टू शूट एज यंग मिलिशिया विद धनुष. वो तो रियल लाइफ के मिलिशिया हैं. जब किडनैप करना था, उन्होंने जैसे आके किडनैप करेंगे उसको, धनुष को आके एक रेलवे ट्रैक की पटरी के पहले रेलवे क्रॉसिंग में गाड़ी था, स्मैश करके उसको घसीट के ले गए, पीट के पटरी में रख दिया. इट वॉज शॉकिंग, यू नो, वी वर नॉट प्लान फॉर इट. हम तो सिनेमा ले रहे थे, बट उन्होंने धनुष को सच्ची में पीट दिया. एंड वो इतने स्ट्रॉन्ग आयरन जैसे बच्चे हैं, एंड और वो जब करते हैं वो तो उसमें पूरा उनका ये उतर जाता है. वो बहुत ही डेंजरस लग रहे थे, रॉ एकदम. हाँ, वेरी रॉ. तो वो एक इंटरेस्टिंग सीन था. फिर और एक था, वो बहुत डर गए धनुष जब उन्होंने उनको एक चीता के साथ शूट किया था. तो हमने सच्ची में वहाँ से एक नेशनल पार्क से एक सीन था, एक इमेजिनेशन था, बट अकेले थे रेत में, एक ट्री था उसके नीचे बैठे थे, और हमने 3 चीता छोड़ दिए. आप देखिए उसको यूट्यूब में 55 मिलियन पीपल हैव सीन इट. पता नहीं यार, ये चीता का अभी अपने देश में चीता आ गया ना, तो लोगों को बहुत चीता को देखने को मन कर रहा है. सर, इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे फिल्म मेकिंग पे बात करना चाहता हूँ, आइडियाज़ पे बात करना चाहता हूँ, आइडियाज़ के एग्जीक्यूशन पे बात करना चाहता हूँ. वक्त कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनसाइट तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पास्ट ने इसको शेप करने में बहुत मदद की होगी. जैसे पापा से आपको मिला वंदे मातरम को बनाने का जो जज्बा था, या हौसला जिसको कह लें, या वो वक्त जब आपके परिवार को दिल्ली छोड़ के वापस मद्रास, तब चेन्नई मद्रास हुआ करता था, भागना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी और ये बोला गया कि चले आओ. कैसे इन चीज़ों ने आपको शेप किया, एक रूप कैसे दिया भरत बाला को भरत बाला बनाने में? आई थिंक मेरी जो बचपन थी वो दिल्ली में थी. स्कूल और कॉलेज हुआ मद्रास चेन्नई में, और जब काम शुरू किया तो बम्बई में.
तो मेरे को एक पूरा देश का एक एक्सपीरियंस मिल गया। एंड उसके बाद हर काम में मैं एक हर चीज़ को मैं अच्छा ये ही कर सकते हैं, यही इधर मिलती है, वैसा नहीं देखता। इसको करने के लिए क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, वो कहीं भी हो हम जाके कर लेते। सो ये समटाइम्स बियॉन्ड द मीन्स वो चैलेंज ले लेते हैं। एंड आई थिंक दिस होल आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये क्या है, इसमें लिमिट नहीं होता है। तो ये पाते पाते है ना, यू ऑल्सो स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। एंड एक चीज़ मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई है कि जो भी चीज़ करो अब के लिए मत करो। हाँ, कभी भी देखो वही एन्जॉयमेंट होनी चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो करते करते मैं भी घिस जाता हूँ यू नो। सो इट इज़ नॉट ईजी, बट फिल्म मेकिंग एक स्टोरी टेलिंग एक यूनिक व्हाट डू यू से अपॉर्चुनिटी है कि आप एक कहानी बता के किसी के साथ पहुंच जाएगा और वो देख के उनको कुछ इम्पैक्ट होएगा। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट द फिल्म। उसमें से किसी को कोई इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए, वो तो मस्ट है, वो नहीं तो यू आर अ फेलियर। तो आई कीप ट्राइंग टू सी दैट इफ एवरी स्टोरी कैन रीच एन ऑडियंस एंड बी ऑफ सम पर्पस, उनसे कुछ जुड़ जाए, कुछ मतलब हो जाए, यू नो। सर आप ललन टॉप में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। चलते चलते मैं बहुत रैपिड फायर सा एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके सामने। वो 4-5 फिल्में जो ज़रूर देखनी चाहिए किसी को भी, अगर ऐसा कोई लिस्ट आपके दिमाग में बनती हो या जिसको भरत बाला बार बार रिविजिट करते हो। एक तो 2 बीघा ज़मीन, फिर बाईसाइकिल थीफ, सब पुराने फिल्में लगते हैं मेरे को, पता नहीं क्यों बिकॉज उसमें एक सच्चाई भी है, एक दर्द भी है, और एक कहानी भी है, एक परफॉर्मेंस भी है। हाँ जी। ये सब जब जुड़ जाता है तो वो आपके साथ ही रह जाता है। पाकीज़ा, आई लव दैट फिल्म, आई डोंट नो, आई हैव जस्ट बीन अ बिग फैन। एंड या बस। सर आप आए ललन टॉप में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे। आप बैठकी का ये एपिसोड देख रहे थे ललन टॉप पे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, यूट्यूब भी आपके सामने खुला हुआ है। सर्च बार में जाएंगे, भरत बाला का नाम लिखेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। फ़िल्टर लगाइए, देखना शुरू कर दीजिए, कुछ अच्छा जुड़ेगा जीवन में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।